नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम भीष्म साहनी की कहानी अमृत सराग्या पर बात करेंगे। सबसे पहले भीष्म साहनी के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि किसी भी रचनाकार की रचना हम पढ़ते हैं तो उसकी सामान्य जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए। भीष्म साहनी जो है ये भारत के विभाजन से पहले जो रावलपिंडी जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, रावलपिंडी। 8 अगस्त 1915 में इनका जन्म हुआ और वहाँ घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा हिंदी और उर्दू में हुई। प्रारंभिक शिक्षा उस समय अधिकतर घर पर दी जाती थी, उसके बाद विद्यालय में ये गए और उसके बाद लाहौर से इन्होंने एमए अपना पूरा किया अंग्रेजी साहित्य में। उसके बाद फिर 1958 में विभाजन के पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर ये विभाजन से पहले भी ये शिक्षण कार्य करते थे और साथ साथ में व्यापार भी करते थे। विभाजन के पश्चात भी ये अध्यापक रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर के रूप में इन्होंने पढ़ाया और उसके बाद अनुवादक के रूप में भी इन्होंने काम किया और रूसी भाषा की लगभग 2 दर्जन पुस्तकें इन्होंने उन पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया। तो इनकी ये रचना हमको आज पढ़नी है, अमृतसर आ गया। 11 जुलाई 2003 को इनका निधन हो गया दिल्ली में। आप देखिए कि भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, यशपाल ऐसे रचनाकारों ने भारत विभाजन की त्रासदी को बहुत नज़दीक से देखा है। उन्होंने खुद इसको महसूस किया है, तो इसलिए उनकी रचनाओं में ये चीज़ें बहुत ही प्रामाणिकता के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनकी रचनाओं में हमें ये विभाजन की त्रासदी देखने को मिलती है। अब आप समझिए, यहाँ पर सहानुभूति और स्वानुभूति की बात आती है कि जो खुद महसूस किया जाए स्वानुभूति, और जो किसी के प्रति सहानुभूति यानी उसके दुख को खुद दूसरा व्यक्ति उसके समान पहुंचने की कोशिश करे, वो सहानुभूति है। लेकिन सहानुभूति कभी भी स्वानुभूति का स्थान नहीं ले सकती है। अगर किसी की माँ नहीं है तो उसके दर्द को वो ही समझ सकता है जिसकी माँ ना हो। अगर माँ है हमारी और हम सोचे कि हाँ हमें उससे सहानुभूति है, उसको बड़ी तकलीफ़ होती होगी, माँ नहीं है, बड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन हम उसके स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो यही इन रचनाकारों की विशेषता है कि कृष्णा सोबती, यशपाल हैं और भीष्म साहनी हैं। ये जो रचनाकार जिन्होंने इस त्रासदी को खुद भोगा, उन्होंने उसको फिर अपनी रचनाओं में लिखा, तो वो ज़्यादा प्रामाणिक और यथार्थ और बहुत ही संवेदनात्मक चित्रण इन्होंने किया है। कहानी है अमृतसर आ गया। इनकी रचनाओं की भी थोड़ी चर्चा कर लें। उपन्यास, इनके तमस उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तमस भी भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसके अतिरिक्त मायादास की माड़ी इनका एक अन्य उपन्यास है। कहानियाँ, चीफ की दावत, ये अमृतसर आ गया, वांगचू, ये कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। नाटक कबीरा खड़ा बाजार में। इसके अतिरिक्त और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और ये एक हिंदी के साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा के रचनाकार माने जाते हैं। अमृतसर आ गया कहानी भी भारत विभाजन के त्रासदी पर ही आधारित है। ये उस समय का वर्णन है जब भारत विभाजन का उद्घोष होने वाला था। उसके कुछ समय पहले एक जो रेल है वो पेशावर से चलकर और दिल्ली तक जा रही है। उस रेल में जो यात्री हैं उनकी मानसिकता में कैसे कैसे परिवर्तन आता है, उनकी बातचीत कैसे बदलती है, कैसे एक साधारण आदमी जो है वो सांप्रदायिक पूरी तरह से बन जाता है परिस्थितियों के हिसाब से। वो सभी मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, वो किसी के साथ मारकाट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनके अंदर कितना परिवर्तन आ जाता है। और जैसे जैसे गाड़ी पेशावर पाकिस्तान के इलाकों, मतलब उस समय जो
पाकिस्तान बनने के लिए प्रस्तावित जो इलाके थे उनसे बढ़ते हुए हिंदुस्तान के इलाकों अमृतसर की तरफ आती है। वैसे वैसे गाड़ी के डिब्बों में क्या क्या परिवर्तन होता है, बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से इसको लेखक ने दिखाया है। वो स्वयं भी एक मुसाफिर के रूप में इस डिब्बे में उपस्थित हैं। मैं शैली में ये कहानी है पूरी, और उसमें उन्होंने दिखाया है, क्योंकि देखिए अचानक बहुत जल्दी जल्दी ये सब घटनाएं हुई। 3 जून 1947 को ये मतलब भारत विभाजन की जो रूपरेखा प्लान तैयार हुआ, और 15 अगस्त को विभाजन हो भी गया और आज़ादी मिल गई। तो ये 2-2.5 महीने के अंदर ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि लोगों को समय ही नहीं मिला कि वो अपने को उस अनुसार व्यवस्थित करें, उनकी अपने मानसिकता को उस हिसाब से बदलें। अचानक से ये सारी घटनाएं एकदम से घटित होती चली गई, और बड़ी ही अटकलबाजी, कैसे होगा, विभाजन हो जाएगा तो ये शहर पाकिस्तान को मिलेगा कि हिंदुस्तान को। कोई कहता था ऐसा थोड़ी होगा कि अपना घर परिवार छोड़ के सब कोई दूसरे जगह चले जाए, अरे इतने सालों से रह रहे हैं तो यही ना हमारा घर है। इस तरह की कई तरह की अटकलबाजियाँ उस समय चलती थी। तो जो डिब्बे में मुसाफिर हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और कुछ तो मुसाफिर हैं जो चढ़ रहे हैं, 1-2 स्टेशन बाद उतर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिनके बारे में पूरी कहानी में चर्चा है, जो शुरू से थे और अमृतसर के बाद भी वो बने हुए हैं, जिनमें एक सरदार जी हैं, 3 पठान हैं, एक दुबला पतला बाबू है, एक बुढ़िया औरत है, और एक ये लेखक। ये कुछ मुसाफिर हैं जो शुरू से अंत तक उस डिब्बे में बने हुए हैं। तो यही उसके गवाह हैं कि कैसे कैसे स्थान के परिवर्तन के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन आता है। जो शुरू में पेशावर का इलाका था, उसके बाद झेलम स्टेशन आया, ये सब मुस्लिम बहुल इलाके थे। वहाँ पर जो तीनों पठान थे वो बहुत ही एकदम तनाव मुक्त और हंसी मजाक कर रहे हैं, और एक तरह से बाबू को अपनी बात, जो एक दुबला पतला बाबू है वो हिंदू है, तो उसको अपनी बातों बातों में उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि तुम इतने दुबले हो, तुम मांस नहीं खाते हो, ये लो मांस खा लो, इस तरह से उसको चिढ़ाते हैं एक तरह से। लेकिन वो बाबू कुछ नहीं बोलता है, वो थोड़ा 1-2 जवाब पश्तो में। और हाँ, देखने की बात ये है कि वो पश्तो बोल रहे हैं, पेशावर का वो भी रहने वाला है। वो तीनों पठान भी पेशावर के रहने वाले हैं, और ये बाबू भी पेशावर का ही रहने वाला है। तो इसका स्थान तो वो हुआ ना जहाँ पे वो इतने सालों से रह रहा है, उससे ज़्यादा उसको लगाव होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है और अमृतसर अनजान जगह होते हुए भी हिंदू बहुल इलाका है, तो इसको अमृतसर ज़्यादा अपना लगता है, और वहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता है। जितना ये पठान लोग उसको चिढ़ाते हैं तो वो हाँ हूँ बस मुस्कुरा कर जवाब दे देता है, और एक भय के माहौल में सारे मुसाफिर जी रहे हैं। वहाँ जो एक नया मुसाफिर है वो चढ़ने का प्रयास करता है, उसके साथ पूरा सामान है। अब जब अपना घर गृहस्थी छोड़कर, घर परिवार जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर नई जगह गृहस्थी बसानी है, तो बहुत सारा सामान उन लोग के साथ रहता था, जिसमें खाट, संदूक, बड़े बड़े गठरियाँ, तो ये सब लेकर के वो आदमी चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ पर पठान, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए पठान के अंदर इतनी उसके अंदर हिम्मत आ गई, उसको लगा कि नहीं, ये हिंदू यहाँ जगह नहीं है, और उसको लात मार करके वो उतार देता है। अब देखने की बात ये है कि वो पठान भी, चाहे हिंदू बाबू, चाहे जितने भी मुसाफिर बैठे हैं, सब निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं। विभाजन के बारे में किसी को नहीं पता है क्या उससे लाभ होना है, क्या हानि होनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इसी वर्ग को उठानी पड़ी। जहाँ भी दंगों में मृत्यु हुई, सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, इन्हीं लोगों को झेलना पड़ा सबसे ज़्यादा। और वो बेचारा गरीब जो है वो नीचे उतर जाता है, उसकी बीवी बेटी है साथ में, और वो उसको धक्का देते हैं, लेकिन वो लात जो है उसकी बीवी के कलेजे पर जा कर के लगती है। ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग थे जो इंसानियत के पुजारी थे, मानवता के पुजारी। उसमें एक बुढ़िया जो है, बुढ़िया चरित्र जिसको दिखाया गया है,
वो उनको बोलती है कि ये तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो, क्यों उसको धकेल रहे हो नीचे। और वही बुढ़िया फिर बाकी सारे मुसाफिरों का परिवर्तन होते जाता है स्थान के हिसाब से, लेकिन वो बुढ़िया एक ही भाव में, वो शुरू में भी है और अंत तक भी वो एक ही भाव में कि किसी गरीब मजबूर का आप लोग क्यों उसको परेशान कर रहे हैं, यही उसका भाव रहता है। यहाँ से जब तक उसके बाद वजीराबाद आता है, वहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ देखते हैं लेखक खिड़की से बाहर, तो देखते हैं कि कुछ दंगे के आशंका लगती है कि दंगा यहाँ पर शायद हुआ है, क्योंकि सारी खिड़कियाँ फटाफट रेल की बंद होने लगी। तो इसके बाद इस स्टेशन से गाड़ी खुलने के बाद और ज़्यादा डिब्बे में पूरा भय व्याप्त हो गया। लेकिन जब सभी के चेहरे पर भय आ गया, लेकिन जब पठानों ने सुना कि कौन सा स्टेशन है तो वजीराबाद, तो उनके चेहरे का तनाव ढीला हो गया एकदम। वो लोग एकदम आराम से हो गए और अपना लेट गए, मस्ती में अपना बातचीत करने लगे। लेकिन हिंदुओं का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। अब आप देखिए कि कैसे सांप्रदायिकता जो है वो दिमाग पर हावी हो गई थी उन दिनों, कैसे लोग उसके बस में आ गए थे पूरी तरह से। जो ये रेल का डिब्बा तो कुछ समय के, मतलब वो अजनबी ही सब होते हैं, कुछ समय की पहचान है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई थी कि अपने घर के पड़ोसी जो है, जहाँ पर कि सालों से जो साथ में रह रहे हैं, उन पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया था। ऐसी स्थिति उस समय आ गई थी। आगे की कहानी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस इतने कहानी के इतने भाग को पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।